नमस्कार। आज हम का आप नए आपराधिक कानून पढ़ रहे थे, तो हमने कल भारतीय न्याय संहिता या इंडियन पिनल कोड से जब भारतीय न्याय संहिता की तरफ हमने रुख किया था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी में कुछ प्रावधान जो नए जोड़े गए हैं, कुछ नए अमेंडमेंट किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कक्षा शुरू करने से पहले जो 3 क्लासों में पुरानी 3 क्लासों में पढ़ा था, उसे संक्षेप में रिवीजन करने का प्रयास करते हैं और कोशिश कीजिएगा कि मैं जो बातें कहूँ वो आपको याद हो गई हो, और नहीं हुई हो तो फिर से रिवीजन करने के बाद ये क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि जब तक हमने अगर क्लास देख ली है और क्लास देखने के बाद अगर हमने वो चीज़ याद नहीं की है, तो उस क्लास देखने का कोई मतलब नहीं होता, हमारा सिर्फ समय व्यर्थ करना होता है। तो पहले आराम से अपना रिवीजन कीजिएगा, फिर आराम से क्लास देखिएगा, जब आपका मन करे तब देखिएगा। बात ऐसी है कि भारतीय न्याय संहिता में हमने पढ़ा था कि पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे, अब 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय, जिसमें से अध्याय नंबर 5 पर महिला और बच्चों संबंधित बातें हैं, अध्याय नंबर 14 पर आर्थिक अपराध या कोर्ट की डिग्री प्राप्त करना या फिर झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना या किसी अ, अपराधी को शरण देना संबंधित बातें हैं। अध्याय 15 में जनता की सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधित बातें थी, तथा बीमारी फैलाने वाले लापरवाह दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, साथ ही साथ किसी नशीले पदार्थ या खाद्य पदार्थ में कुछ मिलावट करने संबंधित बातें थी। उसके बाद हमने देखा था कि जब हमने शुरुआत की थी तो कि तब पाया तब 4 धाराएं पड़ी थी। धारा 2(8) जिसमें दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार किया गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के साधन भी मान्य थे। उसके बाद धारा 2(10) जो जेंडर के बारे में बताती है, वह धारा 2(3) जिसमें बच्चे की परिभाषा लिखी हुई है। साथ ही साथ हमने धारा 239 भी पढ़ी थी, इसमें दस्तावेज की परिभाषा वही होगी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में थी होगी। इसके अलावा हमने इसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन माध्यम के जो अपराध है उनमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, जो धारा 239 के अंतर्गत ही आता है। हमने देखा था कि सामुदायिक कार्य या सामुदायिक सेवा जो होती है, सामुदायिक दंड की बात करें, सामुदायिक सेवा की बात करें, वो 4 कारणों पर दी जाएगी, जिसमें उद्घोषणा के खिलाफ उपस्थित न होना। इसके अलावा हमने देखा था कि नशे की धुत में कदाचार या फिर आत्महत्या का प्रयास और एक मानहानि। इसके बाद जब हम देखते हैं कि मानहानि धारा 499 में हुआ करती थी, जो अब धारा 356 में है, जिसमें ये कहा गया है कि 2 साल की सजा का प्रावधान पहले था, आज भी 2 साल की सजा का प्रावधान है, परंतु उस 2 साल की सजा के साथ-साथ अब सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। हमने ये भी देखा था कि आत्महत्या के प्रयास पहले एक आपराधिक अपराध माना जाता था, जो धारा 309 में कवर होता था, परंतु आज के समय ये एक आपराधिक अपराध नहीं है। इसके लिए भी सामुदायिक सजा का प्रावधान है, सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। इसके अलावा हमने राजद्रोह देखा था, जो पहले धारा 124 ए में था, जिसकी हमें भाषा शैली भी पता होगी कि भारतीय सरकार के खिलाफ घृणा, अवमानना या असंतोष फैलाने वाले कार्य, जिसमें दृश्य चित्रण होंगे, जिसमें श्रव्य होंगे, मौखिक, लिखित या फिर संकेत के हिसाब से अगर कुछ भी भारत सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो उसे राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाता था। जिसके लिए 3 केस हमने देखे थे, 1891, 1897, 1922। 1922 महात्मा गांधी, 1897 बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हमने धारा 152 में देखा कि हमने भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के या अखंडता के जो पैमाने हैं, उन पर राजद्रोह संबंधित बातों को परिवर्तन कर दिया है, धारा 152 में है। उसके बाद हमने विभिन्न-विभिन्न चीज़ें देखी थी कि अवयस्कों से बलात्कार में एक मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही साथ अ, संगठित अपराध में मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है। आतंकवाद में मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है। आतंकवाद हमने देखा था जिसमें धारा 113 थी। उसमें हमें ये भी याद रखना था कि ये भारत में हो या विदेश में हो, जब भारत की एकता अखंड भारत में या विदेश में, या फिर हमारे किसी समाज या किसी सामुदायिक सेवा या फिर जो लोग हैं, उनकी उनको कोई खतरा डालने का कोई कार्य करे, तो वो भी आतंकवाद की परिभाषा में आता था। आतंकवाद के लिए मृत्युदंड की सज़ा है। साथ ही साथ पेरोल पर भी उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया था। तो हमने संगठित अपराध देखा, तो धारा 111 में संगठित अपराधों के बारे में बात की गई थी। संगठित अपराध में अब हमने विभिन्न-विभिन्न प्रकार के संगठित अपराध देखे थे। इसमें वाहन चोरी करना था, डकैती थी, या फिर आर्थिक अपराध थे, सिंडिकेट के द्वारा हिंसा थी, संबंधित मानव तस्करी थी। हमने धारा 110 व धारा 112 में छोटे संगठित अपराधों के बारे में देखा था, जहाँ लगभग 1 साल की सज़ा के प्रावधान भी थे, 1 से 5 साल, 1 7 साल के अलग-अलग सज़ा के प्रावधान भी थे, छोटे संगठित अपराधों में। इसके अलावा जो हमने अ, अवयस्कों के द्वारा अवयस्कों के साथ
यौन संबंध बनाने के संबंधित बातें भी देखी थी, जो बलात्कार में बाद में भी देखी थी कि धारा 65 से धारा 73 तक बलात्कार संबंधित प्रावधान है। इसमें कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की कोई महिला हो जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया हो या बार-बार अपराध किया गया हो, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके अलावा हमने बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें देखी थी। मैं पीछे चलता जाऊँगा, उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ़ हेडिंग देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाए और हमें सब चीज़ें याद भी हो गई होगी। हमें ये भी पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए 10 साल की सज़ा है। हमें ये भी पता होगा कि हिट एंड रन धारा 106(2) में भी 10 साल की सज़ा है। हमें ये भी पता होगा कि तेज़ी से वाहन चलाने पर भी 10 साल की सज़ा है। हमें ये भी पता होगा कि कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना जो धारा 69 में उसके लिए भी 10 साल की सज़ा है। तो हमें सब चीज़ें लगभग-लगभग याद हो ही गई होगी। हमने लगभग-लगभग बहुत सारा कवर कर ही लिया है। एक क्विक रिवीजन हम फटाफट से कर लेते हैं। भीड़ द्वारा हत्या जिसमें भी मॉब लिंचिंग जिसमें खून के बदले खून मतलब इसमें भी मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। इसमें आगे हमने देखा भी था कि धारा 101 2 व धारा 102 में लिखा हुआ है कि 5 से अधिक व्यक्ति यदि किसी नस्ल, किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी विचारधारा, किसी जन्म स्थान के खिलाफ कोई साजिश रचते या अपराध करते इससे किसी की मृत्यु हो जाए तो प्रत्येक आदमी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। अवयस्कों से बलात्कार हमने वैसे भी देख ही लिया कि ये धारा 376 के अंतर्गत कवर होता है। धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास है जो एक आपराधिक अपराध नहीं है सिवाय एक कंडीशन के कि वह सरकारी कर्मचारी व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का कोई काम ना करे तो ये आपराधिक अपराध नहीं होगा, अन्यथा एक आपराधिक अपराध की श्रेणी में सरकारी कर्मचारी को राजकार्य में बाधा लाए तो ये आपराधिक अपराध होगा, वरना आपराधिक अपराध नहीं होगा। उसमें भी 1 साल की सजा का प्रावधान है। बाकी सामुदायिक सेवा भी है। धारा 309 जो पुरानी वाली धारा है, आत्महत्या के प्रयास में सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। वयस्कों से बलात्कार की बात हमने कर ही ली कि इसमें मृत्युदंड का प्रावधान अब जोड़ दिया गया है। पहले कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान था। आतंकवाद धारा 111 हमने देख ही ली। इसकी भाषा शैली कुछ यूँ है कि भारत में हो या विदेश में हो, भारत की एकता, अखंडता व सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक हिस्से को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से कोई कृत्य करता है। हमने इसके लिए देखा था कि 10 लाख रुपए पेरोल वगैरह वगैरह सारी बातें हम देख चुके हैं। मृत्युदंड के प्रावधान भी हो चुके हैं। संगठित अपराध धारा 111 के अंतर्गत कवर होती है। आतंकवाद धारा 113 के अंतर्गत कवर होता है। इसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान है। ये सभी आधार हमने देख लिए थे जिसमें संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। उम्मीद है कि आपने सभी ये पढ़ लिए होंगे और आपको याद भी होंगे। साथ ही साथ छोटे संगठित अपराध जो धारा 110 व धारा 112 में है, जिसके लिए 1 वर्ष का कारावास की सजा दी जाएगी जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है छोटे संगठित अपराधों के लिए। इसके अलावा हमने घृणास्पद भाषण की बात भी की थी कि धारा 153 ए, धारा 295 और धारा 505 में पहले घृणास्पद भाषण की शुरुआत की गई थी, परंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया था। तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि उन्हें परिभाषित किया जाए और उनके बारे में बात की जाए। तो भारतीय न्याय संहिता में घृणास्पद भाषण को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ इसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया घृणास्पद भाषण में। अगली जब हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण के संबंधित 10 साल की सजा है और कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना धारा 69 में भी 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। हमने ये भी देखा था कि 12 दिसंबर को बिल लोकसभा में लाया गया और 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ। 21 दिसंबर को हमने राज्यसभा से पारित कराया और 25 दिसंबर 2023 को हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इस पे हस्ताक्षर किए व 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ। 25 दिसंबर को मतलब ये अधिनियमित हुआ। 2000 में वीएस मल्लीमठ समिति बनी थी। हमने आगे चलकर ये भी देखा था कि प्रथम विधि आयोग जिसके अध्यक्ष थॉमस बेबिंगटन मकौले थे, जिनके साथ 3 सदस्य ने एंडरसन, मेलेट और नीलोड एंडरसन और मेलेट 3 सदस्य हुआ करते थे प्रथम विधि आयोग के, जिन्होंने नेपोलियन की संहिता व लिविंगस्टन की लुइसियाना संहिता भी बनाई थी। उसके अलावा हमने सीआरपीसी के बारे में बात की थी। जब हम आगे चलते हैं और विभिन्न-विभिन्न प्रावधान देखें कि बलवा करना संबंधित या फिर बलात्कार संबंधित, तो सामुदायिक सेवा हमने देख ही ली। सामुदायिक सेवा क्या-क्या लाभ है। भीड़ जेल में भीड़ को कम करता है, वह अपराधियों को समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है, जवाबदेही बनाता है। इसके अलावा संगठित अपराध हो गया है, आतंकवाद हो गया, समावेशी भाषा का उपयोग में हमने जब बात की थी कि चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति शामिल होगी, मतलब चल संपत्ति में हमारी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, हॉलमार्क वगैरह सभी शामिल होगी। एक पृथक अपराध के रूप में जब हमने छीना-झपटी पढ़ी थी तो धारा 304 के अंतर्गत छीना-झपटी आती है। वह धारा 302 व धारा 303 में, धारा 303 में आती है 5,000 रुपए से कम की चोरी, धारा 302 में आती है छीनना संबंधित बातें।
इसके अलावा जब हमने निम्नलिखित प्रावधानों को हटाया गया संबंधित जब बात की थी तो कौन कौन से प्रावधानों को हटाया गया, एडल्ट्री या व्यभिचार, किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाने संबंधित बातें हैं। उसके अलावा अप्राकृतिक अपराध जो धारा 370 नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार केस हो गया। उसके अलावा आत्महत्या का प्रयास, इन तीनों अपराधों को हटा दिया गया। पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से अपराधों को भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि हिट एंड रन संबंधित मामले धारा 106(2) अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु का कारण बनता है, बिना पुलिस व मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना वहां से फरार हो जाता है, तो हिट एंड रन की श्रेणी में आएगा। 10 साल की सजा है। तेजी से वाहन चलने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। किसी बच्चे को अपराध पर रखने के लिए रखना व धंधे में लगाना संबंधित बातें हैं जो धारा 95 के अंतर्गत आती है। हमने ये भी बात की थी कि धारा 91 सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 99 तक बच्चों संबंधित बातें हैं। धारा 65 से धारा 73 तक बलात्कार संबंधित बातें हैं और धारा 63 से लगभग धारा 78 तक महिलाओं संबंधित बातें हैं जो अध्याय 5 में कवर भी होती है। हमने धारा 95 में देखा था कि कम से कम 7 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है जब किसी बच्चे को धंधे पर लगा दिया जाता है या वेश्यावृत्ति में जोड़ दिया जाता है या काम पर लगा दिया जाता है। हमने स्लम डॉग मिलियनेयर नाम की मूवी का उदाहरण भी लिया था, जब उनकी आंखें फोड़ दी जाती है या उन्हें भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। हमने ये भी देखा था कि मानव तस्करी के लिए किया गया शोषण नामक पैराग्राफ को इंगित करने के लिए भिक्षावृत्ति शब्द का उपयोग किया गया। राजद्रोह संबंधित बातें हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी देख चुके हैं। जीरो एफआईआर हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ी थी, परसों भी देखी थी कि धारा 173 के अंतर्गत जीरो एफआईआर का जिक्र किया गया, जहां ये बताया जाता है कि हम किसी भी पुलिस थाने में जाकर हमारी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और पुलिस हमारी सुनवाई करेगी। धारा 173 के अंतर्गत ही ये बात की गई है। साथ ही साथ ये सिर्फ संज्ञेय अपराधों के लिए होगा और ऐसे अपराधों के लिए होगा जहां पर इमीडिएट रेस्पॉन्स पुलिस का चाहिए होगा, उन्हीं के लिए होगा। हमने साथ साथ एक ऐप का नाम देखा था, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। एनसीआरबी कंपाइलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज नामक ना कुछ चीज़ नहीं होगी, सिर्फ एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ही होगा, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि धारा 173 में जीरो एफआईआर हो गई या फिर ईएफआईआर पोर्टल या पुलिस वेबसाइट से भी हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या फोन कॉल के माध्यम से भी हम हमारी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। यही सब बातें हमने देखी थी। फिर हम अगली पीपीटी के बारे में ऊपर चले गए थे और हमने ये चर्चा की थी कि प्रथम विधि आयोग के सदस्य नीलोड एंडरसन और मेलेट जो 1850 के आसपास इन्होंने काम पूरा कर दिया था। 1856 में विधान परिषद में लाया गया और अंततः 6 अक्टूबर 1860 को पारित हो गया। 1861 में हमारे गवर्नर के साइन होकर 1861 में एनेक्टेड हो गया। वह 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गया। हमने इसके बाद ही जस्ट सीआरपीसी के बारे में भी देखा था कि 1882 में समान दंड प्रक्रिया संहिता लाई गई जो 1898 तक लागू रही। 1898 के बाद 1973 तक यही दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुई, जब तक कि आज की सीआरपीसी नहीं आ गई थी। 1973 से 2023 तक लगभग 50 सालों तक सीआरपीसी लागू रही और आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारे सामने उपस्थित है। आज हम इसी सीआरपीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने आगे भी बहुत सारी बातें देखी थी, अलग अलग प्रावधान भी देखे थे। हमने ये भी देखा था कि जब एनसीईआरटी में कोई टीचर समझा रहा होता है बच्चों को कि क्यों भारतीय न्याय संहिता की जरूरत महसूस हुई, तो टीचर कहता है कि हमने कंसोलिडेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण व सुदृढ़ीकरण किया है धाराओं का। जब वो टीचर बताता है कि धारा 410 से धारा 414 तक चोरी की गई संपत्ति के प्रावधान थे जो आज सिर्फ एक धारा 317 में कवर होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि अध्याय नंबर 5 में महिला और बच्चों संबंधित सभी बातों के बारे में बात की गई है कि इससे पहले महिला और बच्चों के प्रति अपराधों को आईपीसी में अलग अलग धाराओं में कहा गया था, लेकिन अब अध्याय 5 में ही सभी बातों के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि एक केस के बारे में चर्चा भी की थी। एक महिला ने एक छोटे अवयस्क बच्चे का बलात्कार कर दिया था, तो कोर्ट में केस गया था और ही की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि पुरुष, महिला व ट्रांसजेंडर तीनों इसमें शामिल होंगे। आज भी भारतीय न्याय संहिता या अलग अलग कानून में भी ही या वह की परिभाषा में पुरुष, महिला, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों शामिल होते हैं। जहां हमने देखा था कि महिला व पुरुष के बीच में विभेद समाप्त कर दिया गया, तो धारा 76 व धारा 70 में, धारा 67 सेक्शन 67 और सेक्शन 67 में ये कार्य किया गया कि पुलिस व महिला जो दोनों अपराधी है उनके बीच में कोई विभेद नहीं रहेगा। सेम टू सेम धारा 141 में चाहे पुरुष पीड़ित हो चाहे महिला पीड़ित हो, दोनों में कोई विभेद नहीं रहेगा। मतलब धारा 76 व धारा 70 व धारा 141 में विभेद समाप्त करने की बात की गई। धारा 76 व धारा 77 में तो अपराधी है और धारा 141 में विक्टिम है या पीड़ित है।
इसके अलावा हमने ये सभी बातें देख ली है कि धारा 4 के अंतर्गत सभी प्रकार के दंड के बारे में बात की गई, चाहे वह आजीवन कारावास हो, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे सरल कारावास हो, चाहे कठोर कारावास हो, चाहे जुर्माना हो। उसी में सामुदायिक सेवा भी जोड़ दी गई है। ये सभी धारा 4 के अंतर्गत कवर होती है। बालक की हमने बात करी ली कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक की श्रेणी में आएगा, जो धारा 2-3 के अंतर्गत वर्णित है। इसके अलावा हमने शादी का झूठा वादा करते यौन संबंध बनाने, बलात्कार मानना, ये सब कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाने के लिए धारा 69 में देख ही लिया, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 63 से 78 तक महिला और बच्चों संबंधित बात है, इसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार संबंधित सभी बातें का जिक्र किया गया है। धारा 91 97 तक बच्चों के संबंधित बात है, जहाँ बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है, उन्हें भिक्षावृत्ति जैसे कार्यों में झोंका जाता है, या फिर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसके माता पिता या देखभाल करने वाले परिजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। संबंधित सभी बातें धारा 91 97 के लिए हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि मानव तस्करी के लिए की गई मानव तस्करी से उद्देश्य की जाने वाला शोषण को इंगित करने के लिए भिक्षावृत्ति नामक शब्द जोड़ा गया है। साथ ही साथ चल संपत्ति में अब पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह सभी चीजें शामिल होगी। आर्थिक अपराध में भी जालसाजी हो गई, जाली नोट हो गया, सरकारी स्टैंप लागू करना हो गया। इसके अलावा हवाला लेन देन जैसे अपराध, वित्तीय अपराध भी आर्थिक अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जब हमने आगे देखा था कि धारा 101 2 व धारा 102 के अंतर्गत मॉब लिंचिंग संबंधित प्रावधान है, जहाँ 5 या 5 से अधिक लोग किसी एक समुदाय, जेंडर, जन्म स्थान, भाषा, लैंग्वेज, नॉर्थ साउथ का लैंग्वेज का डिस्प्यूट भी है, मराठी लैंग्वेज वगैरह का डिस्प्यूट भी है, व्यक्तिगत विश्वास, पर्सनल बिलीफ सिस्टम होता है के आधार पर हत्या कर देते हैं, तो ऐसे प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास सजा दी जाती है। अलग अलग प्रावधान होते हैं कि लेवल ऑफ हीनियस क्राइम के अकॉर्डिंग होते हैं। अध्याय 14 में हम भी देखा था कि कोर्ट से डिक्री प्राप्त करना, अपराधियों को शरण देना, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंधित सभी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की अध्याय 14 में है। हमने भारतीय न्याय संहिता की अध्याय 15 के बारे में भी देखा था, जहां पर नशे, लापरवाही से गाड़ी चलाना शामिल है, भोजन, पेय और नशीले पदार्थों में मिलावट शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक उपद्रव शामिल है, बीमारी फैलाने वाला लापरवाह दुर्भावना को कार्य शामिल है, जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता के प्रति अपराध को शामिल किया गया। अभी हमने अध्याय 5, अध्याय 14, अध्याय 15 पढ़ा था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रावधान पढ़ लिए हैं। अब हमें कुछ 2-4 चीजें ही और पढ़नी है, हमारा फिर भारतीय न्याय संहिता का रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। हमने बलात्कार संबंधित प्रावधानों के बारे में वैसे ही चर्चा कर ली है कि धारा 65 से लेकर धारा 73 तक बलात्कार संबंधित प्रावधानों के बारे में बात की गई है, जहां पर कम से कम 10 साल की सजा व आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। परंतु यदि अगर महिला 18 वर्ष से कम उम्र की हुई, तो 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार तथा बार बार अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला मतलब अवयस्क है, उसके साथ अगर गैंग रेप किया जाता है या बार बार अपराध किया जाता है, तो उसके लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है, धारा 65 से धारा 73 तक। किसी महिला के साथ धोखेधड़ी से संबंध बनाना हमने ये पहले ही देख लिया, धारा 69 में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। द्विविवाह देखा था कि 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, धारा 81 व धारा 82 में द्विविवाह बाह्य में संबंधित बातें की गई है। दुष्प्रेरण संबंधित बात भी हमने की थी कि धारा 47, धारा 48, धारा 49 में दुष्प्रेरणा, अबेटमेंट संबंधित सभी बातें की गई है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं बलवा करना या राइट करना, जो धारा 189 के अंतर्गत आती है, राइट करना, बलवा करना संबंधित सभी बातें, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी समूह में धारदार हथियार लेकर आए या ऐसी वस्तु लेकर आए जिसे हथियार के तौर पर यूज लिया जा सकता है, उसे धारा 189 के अंतर्गत 5 साल की वर्ष सजा तक दी जा सकती है। वही सब बातें इसमें भी है। आतंकवाद के कृत्य हमने देख ही लिए। 12 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चे को उसके माता पिता द्वारा या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा अगर त्याग दिया जाता है, तो वो धारा 91 के अंतर्गत आएंगे, इसमें 7 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना शामिल है। हमने ये भी देखा कि बच्चों के प्रति अपराध के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हमने ये पाया कि धारा 95 से लेकर धारा 99 तक बच्चों के प्रति अपराध शामिल है। हमने पहले भी देखा था कि धारा 91 में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर त्याग दिया जाता है, धारा 95 में बच्चों को वेश्यावृत्ति संबंधित सभी कारणों में अगर लगाया जाता है, तो वो धारा 95 के अंतर्गत आएंगे, जिसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रावधानों में 14 साल तक की सजा है, जो धारा 99 में आती है। इसके बाद भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाले किसी देश की जब हमने बात की थी, तब भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाले देश में हमने धारा 151 याद की थी, जो हमने आर्टिकल 51 से लेट करके याद की थी, जिसके लिए आजीवन कारावास संबंधित प्रावधान भी है। छीनना में हमने धारा 302 पहले ही देख ली थी, छीना जब्ती में हमने धारा 304 देख ली थी, और 5,000 रुपए से कम की चोरी में हमने 303 धारा देख ली थी।
संगठित अपराध हो चुका है, तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाना अ, धारा 106 में हो गई है, और निजी प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 34 से धारा 44 में हो गया, जिसमें हमने धारा 37 सेक्शन 37 भी देखा था। इसमें हमने सार्वजनिक सामुदायिक सेवा संबंधित कुछ बातें देखी थी। इसमें हमने सार्वजनिक मद्यपान या रोकी भाई संबंधित बात की थी, जो धारा 355 के अंतर्गत आती है, और मानहानि संबंधित बातें की थी, जो धारा 356 के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ हमने 5,000 रुपये से कम की चोरी के प्रावधान भी देखे, जो धारा 303 के अंतर्गत कवर होते हैं। वैध शक्ति का प्रयोग बाध्य करने के लिए अगर आत्महत्या का प्रयास किया जाए तो धारा 226 में है। वहीं धारा 202 के अंतर्गत ये बताया गया कि कोई व्यक्ति, अगर कोई सिविल सेवक अवैध व्यापार में जुड़ा हुआ तो धारा 202 के अंतर्गत आएगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में कहा गया है कि उद्घोषणा के जवाब में गैर उपस्थित होने वाला। यहाँ तक हमने भारतीय न्याय संहिता में जितना भी पढ़ा था उन सभी का रिवीजन कर लिया है। अब हम सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में पढ़ेंगे, जो सीआरपी से संबंधित चेंजेस आए थे। अभी तक हमने भारतीय न्याय संहिता पढ़ ली है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जरूरी भारतीय न्याय संहिता ही है, परंतु हमें नए आपराधिक कानूनों के बारे में चर्चा करनी है। हम तीनों कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के बारे में पढ़ेंगे तो मोटी मोटी बातें वही है कि 12 दिसंबर को ये लाया गया लोकसभा में, 20 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ, 21 लोकसभा से पारित हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ, 25 दिसंबर को अधिनियमित किया गया, वह 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। या वीएस मल्लीमेट समिति वाली बात इसके लिए भी लागू होगी। वो सभी सभी प्रकार के नए आपराधिक कानूनों के लिए कुछ कुछ मोटी मोटी बातें सेम है। यहाँ भी वही बातें रहेगी कि साइबर अपराध के लिए भी यहाँ भी बात होगी, संगठित अपराध के लिए यहाँ भी बात होगी, आतंकवाद के लिए यहाँ भी बात होगी। तो हमने मोटी मोटी बातें पढ़ ली है। पर जब हम देखते हैं कि सीआरपीसी का महत्व क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि धारा 420 का नाम कहते हैं कि ज्यादा 420 मत कर। तो 420 है क्या, या धारा 144 है क्या? तो धारा 144 लागू कर दी गई, जिसे परिवर्तित करके धारा 189 ला दी गई है। या फिर हम जब पढ़ते हैं पॉलिटी में भी, तब ये भी कहा जाता है कि किसी भी अपराधी जिसे गिरफ्तार किया गया उसके भी कुछ अधिकार है कि उसे हाथों में हथकड़ियां नहीं पहनाई जाएगी। या फिर उसके और भी अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर वकील को किया जाएगा, या फिर उसे कारण बताया जाएगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। परंतु हर एक चीज़ के अपराध अपवाद है कि हम ये देखें कि हाथों में हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जाएगी, पर जिसने एसिड अटैक से ऐसा घिनौना काम किया है उसको हाथों में हथकड़ियाँ पहना के ले जाई जाएगी। जिसने आतंकवाद संबंधित काम किया है उसको भी हाथों में हथकड़ियाँ पहना के उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ किसी ने बलात्कार संबंधित घिनौना काम किया तो उसे भी हथकड़ियाँ पहनाई जाएगी, क्योंकि उन्हें पता लगे कि हथकड़ियाँ इसलिए नहीं पहनाई जाती तब तक जब तक अपराध सिद्ध ना हो, तब तक पुरुष की या व्यक्ति की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। परंतु अगर ऐसा घिनौना काम कोई कर रहा है, उसके दायरे में सस्पेक्शन में भी आ रहा है, तो उसे हथकड़ियाँ पहनाई जा सकती है। और आतंकवादी को तो हथकड़ियाँ पहना के ही गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि नहीं तो वह भाग जाएंगे। संबंधित सभी बातें शामिल है इसके अंतर्गत। हम देखते हैं कि महिला पुलिस कांस्टेबल, कितनी सारी मूवीज में हमने ये भी देखा कि जब तक महिला पुलिस कांस्टेबल नहीं आती तब तक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परंतु ये भी ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली महिला को ही आना पड़ता है, महिला पुलिस कांस्टेबल या महिला पुलिस अधिकारी को ही आना पड़ता है किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए। पर यह भी कुछ अपवादों के अंतर्गत आता है कि कोई घिनौना अपराध किसी ने किया है और उसे इमीडिएटली महिला को गिरफ्तार करना है, तो कोई पुलिस भी उसे पुरुष भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। संबंधित सारी बातें इसी में शामिल है। हम जब सीआरपीसी देखते हैं, यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब किस प्रकार से क्राइम का प्रोसीजर होगा, क्या पुलिस की भूमिका होगी, क्या जजेस की भूमिका होगी, यहाँ हम बहुत सारी बातें देखेंगे कि एफआईआर कितने समय में रजिस्टर करनी चाहिए। या फिर हम और भी दो चार बातें और देखेंगे कि हमारे जो जज साहब है उनको कितने समय में निर्णय सुनाना होगा। या फिर अगर बलात्कार संबंधित कोई प्रावधान हुआ तो मेडिकल जांच कितने समय में हो जानी चाहिए, क्या 24 घंटे के अंतर्गत मेडिकल जांच हो जानी चाहिए क्या? ये सभी हम लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, कितना समय किसके लिए दिया गया है। प्रारंभिक जांच के लिए क्या 14 दिन का समय है, क्या किसके लिए 90 दिन का समय है, ये संबंधित सभी बातें हैं। जब हम पॉलिटी पढ़ते भी है तब हमने प्ली बार्गेनिंग या सौदेबाजी संबंधित बातें भी देखी थी कि 2006 में पहली बार गुजरात ने प्ली बार्गेनिंग या सौदेबाजी को लागू किया था। प्ली बार्गेनिंग कुछ नहीं, हमारे गाँव में जो होता है कि मौतराना दे दिया जाता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में पैसा दे दिया जाता है, या वधु मूल्य दे दिया जाता है। अगर कोई किसी की पत्नी किसी और से विवाह करती है या प्रेम करती है तो वधु मूल्य चुकाया जाता है। इस संबंधित सभी बातें हैं कि बाहर ही अरेंजमेंट हो जाता है। प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब हम पढ़ेंगे इसमें भी कि 4.7 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, और अगर 4.7 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या
विभिन्न हाई कोर्ट्स व कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो उन सभी केसेस का कोर्ट से निस्तारण करना बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो हमने प्ली बार्गेनिंग या सौदेबाजी शुरुआत की। सौदेबाजी की शुरुआत इसलिए की कि जैसे कि मान लीजिए एक दो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे पर केस किया है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अटैक किया, वह गलती से या जानबूझकर किसी का सर पर चोट आई या टाके आए या कुछ संबंधित चीजें आई, दूसरे व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया। अब केस चलते चलते लगभग साल डेढ़ साल होना आम बात है। तब दोनों व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि दोनों वकीलों को पेश देते हैं, बार बार शहर जाकर कोर्ट में जाना पड़ता है सुनवाई के लिए। तो दोनों परेशान होते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि हम कोर्ट के बाहर ही हमारा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि एक दूसरे से पैसा ले दे के या फिर बिना पैसे लिए ही मानकर कोर्ट का डिसीजन को या कोर्ट को कह दिया जाता है कि हमारे लिए बाहरी सेटलमेंट हो चुका है। उसे प्ली बार्गेनिंग कहा गया। तो प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट शामिल किए गए। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि निर्भया केस जो 2013 में हुआ था या 2012 में हुआ था, इसके लिए 2013 में भी जजमेंट आया था। तो सेक्सुअल जो हरेसमेंट है या यौन संबंधित अपराध है, उनके लिए भी जटिल प्रावधानों को शामिल करने की बात की गई थी और जरूरत भी थी। तो ये सभी चेंजेस लगातार आते गए। तो हमने 1973 में जो हमारी सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता लाई गई थी, उसमें चेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जहां वहां देखा था कि साइबर फ्रॉड, आजकल साइबर तरीके से फ्रॉड होने लग गए कि हमने पहले ही बताया था कि जो आप टेलीग्राम चैनल देखते हैं उसके नीचे भी आता है कि 2-4 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करे और पैसे कमाए। उन संबंधित सभी चीज़ें भी साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कोई बड़े बड़े अपराध भी साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं कि हमारे फ़ोन से अपने आप पेमेंट कट जाते हैं, कोई ओटीपी आती है, अपना ओटीपी बताते हैं, हमारे अपने आप बैलेंस खत्म हो जाता है। वो संबंधित सभी बातें भी साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में ही आएगी। उनके लिए भी विभिन्न विभिन्न प्रावधान है। अब हम जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ते हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जानेंगे, तो हम विभिन्न विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानेंगे और ये थोड़ा रैपिड तरीके से चलने वाला प्रोसेस होगा। हालांकि आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसे आप प्रिंट करा के पूरी ही तरीके से पढ़ना। जो चीज़ें समझाने वाली होगी वो क्लास में डिस्कस कर ली जाएगी। बाकी आप एक दो रीडिंग सभी की मार लेना, क्योंकि जब अगर एनसीईआरटीज वगैरह में कुछ लिखा होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे छोड़े ना। तो वही सब बातें हम करेंगे और समझाने वाली चीज़ अवश्य आपको समझाएंगे और ओवरव्यू दे दिया जाएगा आपको, ताकि हम दो क्लास के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समाप्त कर ले और आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, जिससे आपका समय भी व्यर्थ ना हो। जब हम आगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में पहले एक प्रीएम्बल संबंधित बातें आती है और ये कहा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज व फंडामेंटल राइट्स दो प्रकार की चीजें होती है। फंडामेंटल राइट्स तो होते हैं जस्टिसेबल, मतलब उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज होती है नॉन जस्टिसेबल, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की पालना नहीं करता है तो वह कोर्ट में नहीं जा सकता। वो इस संबंधित सभी बातें की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में बैलेंस बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है। क्यों लाई गई है, कैसे लाई गई है, क्या अधिकार होते हैं किसी गिरफ्तार हुए व्यक्ति के, क्या अधिकार होते हैं किसी पीड़ित के, क्या अधिकार होते हैं जिसके साथ यौन अपराध हुआ है, क्या अधिकार होते हैं किसी और अपराधी के, क्या अधिकार होते हैं या क्या ड्यूटी होती है पुलिस अधिकारी की, क्या ड्यूटी होती है फोरेंसिक वाले की, क्या ड्यूटी होती है जज की। वो संबंधित सभी बातें इसमें की गई है, हम सभी पढ़ेंगे। ये आपके पीछे मूल अधिकारों का एक चार्ट लगा हुआ है जो एनसीईआरटी में यूं ही लिखा हुआ है। ये पॉलिटी में आप पढ़ते ही हैं, उनके संबंधित सभी बातें पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक सभी बातें की गई है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी संबंधित बात है। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। शोषण का अधिकार 23 से 24 है। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। ये धारा आर्टिकल 29-30 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार धारा 32 आर्टिकल 32 है। वो संबंधित सभी बातें अनुच्छेदों की बातें हमने पॉलिटी में पढ़ ही लेते हैं, पर एक आया तो दिखा देता हूँ कि आपको याद होगा ये संबंधित सभी चीजें। जब हमने ये शुरुआत की थी तब हमने एक बात की थी सौदेबाजी, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग संबंधित चीजें शामिल हुई 2005 में। 2005 2005 में प्ली बार्गेनिंग संबंधित हमने पढ़ ही लिया कि जब मोताड़ा किया जाता है उसी प्रकार कोर्ट के बाहर ही दोनों पक्ष अपने आप को सेटलमेंट कर लेते हैं या सौदेबाजी कर लेते हैं और कोर्ट के अंदर एडिशन दे देते हैं कि हम दोनों ने भारी सौदेबाजी कर ली है, प्ली बार्गेनिंग कर ली है और अब हमारा जजमेंट दे दिया जाए। वो संबंधित बातें भी सीआरपीसी में जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। या इसके अलावा जब हमने देखा भी था कि निर्भया केस संबंधित जो 2013 में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद 2018 में यौन अपराधों के खिलाफ कुछ कड़े कड़े मापदंड या कड़े प्रावधान लाए गए।
तो वो भी सीआरपी से मिलाने की आवश्यकता हुई। तो ये सभी ज़रूरतों की वजह से हमने मात्र 50 साल में जो सीआरपीसी 1973 थी, उसमें चेंज करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाई है। ये है एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन। जो मैंने आपको भी बताया था कि लगातार क्यों जरूरत पड़ी चेंजेस की, या फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच में क्या है, किसके मूल अधिकार क्या होंगे, किसके मूल कर्तव्य क्या होंगे। मूल अधिकारों का अगर शरण होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, वह मूल अधिकारों के चरण में जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज या के खिलाफ हम नहीं जा सकते कोर्ट में। वो संबंधित सभी बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें जो आपको पता है, पर एक इंट्रोडक्शन है कि अगर आप अगली बार जब पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातें कर रखी है हमने। संक्षेप पे वो सभी चीजें देख ली है। अब हम हमारे काम की चीजों पर चलते हैं। पीछे लिखा हुआ है विचाराधीन कैदियों की हिरासत। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझे मैंने कोई अपराध किया है और मुझे जेल होने वाली है, या मुझे तो क्यों जेल कराऊं, किसी को जेल होने वाली है। किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है और कोर्ट में उसका केस चल रहा है और पुलिस ने उसे हिरासत में रख रखा है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में रख रखा है और उसे हिरासत में रखने वाले व्यक्ति को हिरासत में ही 2 साल हो जाते हैं, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है। और जब कोर्ट का डिसीजन आता है तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति को, फलाने फलाने व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई जाती है उसके अपराध के लिए। जब उस व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई जाती है, परंतु उस व्यक्ति ने हिरासत में पहले ही 2 साल काट लिए हैं, तो उस व्यक्ति को अब 3 साल ही और जेल में रहना होता है। ये सब समझने वाली बात है कि 2 साल वैसे ही वो व्यक्ति जेल में रह चुका है तो उसे 3 साल ही और रहना होगा। परंतु कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वो व्यक्ति हमेशा, वो हिरासत वाले साल काउंट ही नहीं होंगे, उसे कारावास में ही रहना पड़ेगा। वो 2 आधार क्या है, एक तो है आजीवन कारावास संबंधित। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास संबंधित सजा सुनाई गई, जैसे संगठित अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, या बलात्कार संबंधित प्रावधानों में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, या मानव तस्करी संबंधित बातों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो उन्हें जो हिरासत में लिए गए समय है, विचाराधीन कैदियों की हिरासत में लिया गया समय है, वो काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम आर्टिकल 20 भी पढ़ते हैं कि 2 अपराध किए हो या 2 अपराधों की सजा नहीं दी जाएगी, परंतु किसी व्यक्ति ने 2 अपराध ही किए हो तो उसे विचाराधीन समय में हिरासत में रखा गया समय भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि वह व्यक्ति 2 अपराधों के अंतर्गत आया है तो दूसरे अपराध की हियरिंग भी होगी। अभी तक हमने सिंपल सी एक बात देखी है कि विचाराधीन कैदियों को जब हिरासत में रखा गया है, वह समय भी उनकी टोटल अवधि जो दंड की है या कारावास की है उसमें काउंट की जाती है। परंतु 2 मामले ऐसे होंगे जिसमें हिरासत में ली की गई जो अवधि है जिसमें वो जेल में रहे, वो काउंट नहीं होंगे। एक है आजीवन कारावास संबंधित, और एक है कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक से अधिक अपराधों में कार्रवाई लंबित होगी। एक का डिसीजन तो आ गया है परंतु एक का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, तो उसे विचाराधीन कैदियों में हिरासत में काउंट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, आसान सा ये टॉपिक है। मेडिकल जांच। अब हमसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी जज, ऑप्शन नंबर सी फॉर ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा डॉक्टर साहब, और ऑप्शन नंबर डी मजिस्ट्रेट वगैरह कुछ भी। तो इसमें उत्तर होगा कि पुलिस अधिकारी मेडिकल जांच के लिए अनुरोध कर सकता है। बस सीधी सी बात है। हम जब आपके पास पीडीएफ हो तो अंडरलाइन कर लेना कि भाई ये बात है। भारतीय न्यायिक सदन प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इसी जांच का अनुरोध कर सकता है। बस सिंपल सी बात है, कोई भी पुलिस अधिकारी जांच का अनुरोध कर सकता है और कुछ नहीं। फोरेंसिक जांच। भारतीय न्याय संहिता में कम से कम, अब फोरेंसिक जांच क्या होती है, हम सभी ने टार्जन द वंडर कार भी देखी है जब वो छोटे थे बचपन में, तो वही हमारी फेवरेट मूवी हुआ करती थी। तो हमने उसमें देखा है कि एक आदमी आता था, वो फोरेंसिक की जांच करता है, या सीआईडी तो देखा ही है सभी ने, कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जिसने सीआईडी नहीं देखा है। तो जब कहा जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वह ढूंढते थे, तो जहाँ अपराध हुआ है उस जगह जाते थे, बाल के सैंपल लेते थे, या फिर खून के सैंपल लेते थे, डीएनए के सैंपल लेते थे, या संबंधित सभी चीजें लेते थे। तो वो फोरेंसिक जांच कहलाती थी। या टार्जन द वंडर कार में भी जब देखते कि कार के टायर्स होते थे, उनका जो पिक्चर्स होती थी उसको बनाया जाता था, वो संबंधित सभी बातें। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो, जैसे कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना, उन संबंधित सभी चीजों में 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उनमें फोरेंसिक जांच अनिवार्य है।
जैसे कि रेप संबंधित कोई प्रावधान हुआ तो महिला में जो स्पर्म है उसको भी चेक किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जामिनेशन करना अनिवार्य है। सीआरपीसी में ही लिखा हुआ, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी महिला का बलात्कार हुआ है तो 24 घंटे के अंतर अंतर उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। वो संबंधित सभी बातें, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या फिर डीएनए टेस्ट होगा, वो संबंधित सभी मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। या किसी ने किसी की हत्या की है तो हत्या की है तो उसके बुलेट की साइज चेक की जाएगी, या हथियार है तो उस पर फिंगर्स किसके निशान है, वो संबंधित सभी बातें हैं जो फोरेंसिक के अंतर्गत आती है। या लेबोरेटरी के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो फोरेंसिक के अंदर आ जाते हैं। हमारे काम की बात सिर्फ ये है कि 7 साल से अधिक का कोई केस है, जिस साथ ऐसा कोई केस है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा होती है तो फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। अभी तक हमने सिर्फ 3 ही बातें देखी है। 3 बातों में ये है कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत में सजा काउंट होगी, पर 2 सिचुएशन में नहीं होगी। एक तो आजीवन कारावास और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराध में विचाराधीन कार्रवाई चल रही हो। दूसरी हमने देखी कोई भी पुलिस अधिकारी मेडिकल जांच की बात कर सकता है कि मेडिकल जांच के लिए अनुरोध कर सकता है। तीसरा हमने देखा कि 7 साल से अधिक का कोई भी ऐसा केस होगा जिसमें 7 साल से अधिक के दंड का प्रावधान है तो फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। हमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें फोरेंसिक जांच करना अनिवार्य है। तो हमें पता होना चाहिए कि 7 साल से अधिक का कोई केस है, पेंडिंग है, तो उसमें फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, हमने देख लिया है। हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान। अभी तक हमने जब आर्टिकल नंबर 20 पढ़ते थे तब हम ये बात पढ़ते थे, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हम पॉलिटी पढ़ते तो आर्टिकल नंबर 20 पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा या नहीं देने का अधिकार है, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। परंतु वहीं हम पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने खून का सैंपल देना हो, अपने फिंगरप्रिंट के निशान देने हो या कोई भी अन्य साक्ष्य उपस्थित कराना हो तो उसके लिए वो मना नहीं कर सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उससे भी एक कदम आगे जाते हुए ये प्रावधान कर देती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है या कोई गवाह है, उसे भी उससे भी अपनी उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट्स के साक्ष्य या अदर साक्ष्य लिए जा सकते हैं। यही बात पीछे लिखी हुई है कि सिग्नेचर्स एंड फिंगर इंप्रेशन, हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान। भारतीय न्याय संहिता ने उसमें उंगलियों के निशान और उनके आवाज के नमूने, वॉइस के, कि जैसे सीसीटीवी कैमरा में कुछ रिकॉर्ड किया गया या किसी को आवाज मैच करानी हो कि ये वॉइस टोन, ये फ्रिक्वेंसी, ये पिच इसी की है या नहीं है, या कैरिकेचर बनाते हैं तो चित्र बनाया जाता है, उन संबंधित सभी बातें, आवाज के नमूने सम्मिलित किए गए। नमूने ऐसे व्यक्ति से एकत्रित करने की अनुमति था जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पहले ये इसी व्यक्ति से एकत्रित करने की अनुमति थी पहले जिसे गिरफ्तार किया गया हो, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवर्तन करते हुए ये ऐसे व्यक्ति से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया, या गवाहों से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं जिस पर शक हो उससे भी। गवाहों की सुरक्षा, विटनेस प्रोटेक्शन, ये कुछ नहीं है, छोटा मोटा चेंजेस किए गए हैं। पहले भी ये संबंधित सभी चीज़ थी। जब हम पढ़ते हैं तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ते हैं कि जो हमें सूचना देता है उसकी सुरक्षा करना हमारे अधिकार है। या हम देखते हैं कि कोई बड़ा सा केस आ गया, हाई प्रोफाइल, पुरानी मूवीज भी देखी है हमने, तब देखते हैं कि मंत्री जी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। वह गवाही इसलिए नहीं देता था क्योंकि सब गवाहों को पता है कि कोई गवाही देगा तो वह अगले दिन वहां नहीं बचेगा या उसे अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। संबंधित सभी बातें हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान किए गए थे कि जो गवाह है उसकी सुरक्षा की जाए, बस और कुछ नहीं। पूछ लेंगे कि ये प्रावधान किया गया है नहीं किया गया। यही लाइनें लिखी है कि न्याय देने गवाह की भूमिका होती है और नुकसान धमकी से बचाने के लिए भारतीय न्याय ने गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? गवाह संरक्षण योजना, जिसमें सभी राज्य सरकारों को बोला गया कि एक पॉलिसी बनाओ, क्रियान्वयन करो। अभी तक हमने गिनी चुनी बातें देखी है। 7 साल से अधिक का अपराध में दंड की सजा हो तो फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। मेडिकल जांच के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी कोई पुलिस अधिकारी सुझाव दे सकता है। तीसरा हमने देखा था कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत, जिसमें 2 मामले इसमें नहीं होगी। एक तो आजीवन कारावास, एक था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से अधिक मामले लंबित हो तो। उसके अलावा हमने हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान के बारे में देखी तो ये बात आई कि जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है उससे भी हस्ताक्षर, उंगलियों के निशान या आवाज का सैंपल लिया जा सकता है। उसके बाद हमने गवाह संरक्षण योजना, गवाहों की सुरक्षा के लिए भी बात कर ली है। कोई नामित पुलिस अधिकारी, एएसआई, सहायक उप निरीक्षक। हमने जब कभी पुरानी मूवीज भी देखी होगी या तारक मेहता देखते हैं तब चालू पांडे जी के पास जाते हैं और चालू पांडे जी से जाके चर्चाएं वगैरह करते हैं कि जेठालाल चालू पांडे के पास जाता है और कहता है कि मेरा पॉकेट मार लिया गया है। तो चालू पांडे जी उससे पूछते हैं कि किस एरिया में मारा गया है, तो बताते हैं कि पाउडर गली के कोने पर मेरा पॉकेट चोरी हो गया है या चेन स्नैचिंग संबंधित घटना हो गई है।
तो चालू पांडे जी कांस्टेबल साहब को बुलाते हैं और पूछते हैं कि उस एरिया में कौन चोरी करता है। तो कहते हैं फलाना फलाना आदमी चोरी करता है। तो उस फलाने फलाने आदमी को बुला के लेके आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपने जेठालाल का पॉकेट मारा था क्या। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं छुट्टी पे था। तो मजाकिया बात है, पर हकीकत में कुछ ना कुछ तो सच्चाई उससे बताई लगती ही है कि आज तो मैं छुट्टी पे था। तो चालू जी पूछते हैं कि आज कौन था। तो बोलते हैं कि फलाना फलाना आदमी आज था। उस प्रकार से जेठालाल को अपना पॉकेट मिल जाता है। पर बात ये आती है कि उन इंस्पेक्टर साहब को ये बात पता कैसे है कि फलाना फलाना आदमी उस जगह चोरी करता है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि हमने शोले फिल्म देखी या कोई दूसरी फिल्म देखी, तब हम जब पुलिस स्टेशन देखते हैं या पुरानी फिल्मों में जितने पुलिस स्टेशन देखते हैं, तो पीछे एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पर अपराधियों की फोटो लगी होती है, क्या उनके बारे में लिखा होता है, कैदी नंबर फलाना फलाना, या अपराधी की फोटो लगी होती है। वो होते हैं हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर वो लोग होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं या बार बार अपराध करते हैं। तो जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बात की गई है कि किसी भी जिले में या किसी भी थाने में एएसआई, सहायक उप निरीक्षक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का एक पुलिस अधिकारी को नामित किया जाएगा, जो अपराधियों के नाम, पते, फोटो, उनका एड्रेस वगैरह संबंधित सभी बातों की जानकारी रखेगा। यही बात यहाँ लिखी हुई कि नामित पुलिस अधिकारी हमें पूछ लेगा कि कौन से लेवल का पुलिस अधिकारी होना चाहिए। क्या एसपी लेवल का होना चाहिए, डीएसपी लेवल का होना चाहिए, सीआई लेवल का होना चाहिए, एएसआई लेवल का होना चाहिए, एसआई लेवल का होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि एएसआई लेवल के पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी वाली जैसे बात की गई थी, उस हिसाब से ड्यूटी को जोड़ा गया था कि एएसआई लेवल के अधिकारी की एक ड्यूटी है कि उसे उनकी जिम्मेदारी सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और उन पर लगे आरोपों का रिकॉर्ड रखना होगा। यह सूचना प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से संभवतः डिजिटल रूप से प्रदर्शित की जाएगी। हमने जब अभी चर्चा की तो हमने देखा था कि शोले फिल्म के पीछे छोटी छोटी फोटोज लगी होती है। जब वो फोटोज लगी होती है तो वो फोटोज उस समय डिजिटल रिकॉर्ड थे नहीं, आज डिजिटल रिकॉर्ड है। तो हमने यहाँ से दो तीन बातें ली है। एएसआई लेवल का इंस्पेक्टर होगा जो प्रत्येक जिले या पुलिस थाने में अपॉइंट किया जाएगा, जो कितने भी लोग गिरफ्तार हुए न के नाम, पते और उन्होंने जो अपराध किया उसके बारे में रिकॉर्ड रखेगा। संभवतः ये रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर रखा जाएगा। ये कुछ परिभाषा है, ऑडियो वीडियो संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जब हम आगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ेंगे तो आपको पूछा जाएगा क्या सेमीकंडक्टर मेमोरी एक साक्ष्य है क्या। आप समझ पाए या नहीं पाए, सेमीकंडक्टर मेमोरी एक साक्ष्य है या फिर आप सेमीकंडक्टर मेमोरी जो हमारे मेमोरी कार्ड आता था उसके पीछे जो चिप मेमोरी कार्ड के अंदर जो चिप होती थी मेटल कलर की, या फिर हम देखते कि एटीएम है या मेमोरी कार्ड है, तो वो भी एक दस्तावेज या साक्ष्य की तरह भूमिका में आता है। या आपको पूछ लेंगे कि हमारा जो सीडी टेप होती थी उसकी भी एक रील आती थी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेमोरी। अब पूछ लेंगे मैग्नेटिक मेमोरी का दस्तावेज है क्या, मैग्नेटिक टेप, सॉरी, मैग्नेटिक टेप एक दस्तावेज है क्या। तो हम समझ पाएंगे नहीं, पर वो जो पुराने समय में कैसेट चलाती थी जो चौकोर आकार की होती थी और उनमें रील होती थी, उसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। या सेमीकंडक्टर मेमोरी हो गई, या ऑप्टिकल डिस्क पूछ लेंगे कि क्या ऑप्टिकल डिस्क भी एक दस्तावेज की श्रेणी में आती है क्या। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल डिस्क हमारी सीडी है। कभी हम सीडी के पिछले तरीके को देखेंगे तो हम जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसमें विबग्योर या सतरंगी प्रकार का इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सेमीकंडक्टर मेमोरी सभी एक दस्तावेज की परिभाषा में आते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार की बात की गई है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण की परिभाषा क्या होगी। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या शामिल होगा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबंधित सभी बातें शामिल होगी कि आजकल हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सभी जिला कलेक्टर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। पहचान, तलाशी और जब्ती जैसे साक्ष्य रिकॉर्डिंग प्रक्रियाएं, ये रिकॉर्डिंग प्रक्रियाएं हम देखेंगे जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे। तब ये पता लगाया जाता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी भी जगह छानबीन करने जा रहा है तो उसे उसकी रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। वही सभी बातें इसमें शामिल है। इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉनिक संचार, पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की क्या परिभाषा है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें मोबाइल फ़ोन शामिल है, कंप्यूटर शामिल है, ऑडियो वीडियो शामिल है, कैमरा शामिल है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से लिखित मौखिक संचार जानकारी शामिल है। हमारे काम की बात इतनी है कि दो तीन बार पढ़ लेना है, ताकि अगर परिभाषा में पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक संचार या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल है और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन में क्या शामिल है, तो हम बता सके कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है, पहचान, तलाशी या उसके लिए ली गई फुटेज शामिल है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक संचार में मोबाइल फ़ोन शामिल है,
कंप्यूटर शामिल है, ऑडियो वीडियो प्लेयर शामिल है, कैमरा शामिल है, संबंधित सभी बातें। अभी तक हमने छोटी-मोटी बातें देखी, एक तो एएसआई लेवल का पुलिस अधिकारी जो सभी के नाम, पते और संबंधित सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखेगा। दूसरी बात, कोई भी पुलिस अधिकारी मेडिकल के लिए, एग्जामिनेशन के लिए सुझाव दे सकता है। 7 साल से अधिक मामलों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है और विचाराधीन कैदियों की हिरासत के लिए 2 मामले थे। एक तो आजीवन कारावास संबंधित मामला था। इसके अलावा एक मामला था जिसमें एक से अधिक केस पर मामला कोई चल रहा हो, एक से अधिक अपराध पर या एक से अधिक दंड के लिए कोई मामला विचाराधीन हो, संबंधित सभी बातें, या फिर उंगलियों के हस्ताक्षर के निशान, उंगलियों या हस्ताक्षर संबंधित जो भी बातें थे, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन था, हाथ के निशान थे, वो संबंधित बातें सिर्फ अपराधी से ही नहीं, उसके अलावा जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है उससे भी ली जा सकते हैं। या ये दो परिभाषाएं हमने देखी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन की और इलेक्ट्रॉनिक संचार की। इस परिभाषा को 2-3 बार पढ़ लेना, हालांकि बहुत ही कम उम्मीद है कि ये पूछी जाएगी हमसे। अब जब हम देखते हैं कि हमने वहाँ भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन साधन में दस्तावेज की परिभाषा, धारा 2(8) में दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार कर दिया गया है और अब दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के साधन भी शामिल हो गए। तब हम इसमें भी यही देखते हैं कि भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी सुनवाई और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। आप सभी ने कोरोना के समय एक ई कोर्ट नाम का चीज़ सुनी थी क्या, कि नागौर में पहली बार ई कोर्ट की स्थापना हुई। ये हम जब इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हंसी मजाक के चीज़ में देखते हैं कि किसी वकील और कोर्ट जज साहब के बीच में लड़ाई हुई या कलेक्टर साहब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक अमेंडमेंट किया गया, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रावधान लाया गया कि सुनवाई और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी, कि अब ट्रायल और प्रोसीजर टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसकी क्यों जरूरत पड़ी? कि मान लीजिए कोई गवाह कर्नाटक में बैठा है, उसे यहाँ तक बुलाया जाए सिर्फ गवाही के लिए। इससे अच्छा है कि मजिस्टर, जो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है, वहाँ जाए और इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसके दस्तावेज ले ले, इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसकी फुटेज ले ले और उसे आगे कोर्ट में भेज दे। संबंधित सभी बातें की सुनवाई और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। संबंधित सभी बातें हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सभी कानूनी कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रेषित करने के सक्षम बनाता है। इसमें समन करना, अब समन करना क्या होता है? समन करना होता है दस्तावेज को बुलाना, मंगाना, किसी व्यक्ति को कोर्ट में समन करना, किसी व्यक्ति को बुलाना, या किसी सिविल सेवक को समन करना, मतलब बुलाना कि कोर्ट में आओ, गवाही दो, हाजिरी दो, संबंधित सभी बातें। वारंट जारी करना, वारंट जारी करना संबंधित बातें। अब एक प्रश्न आएगा पीछे कि निम्न में से कौन वारंट जारी कर सकता है? आप सोचना, पीछे प्रश्न आएगा तब हम आपको उत्तर पता लग जाएगा। एक और बात, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, 2 अपराध देखे थे हमने। किस में वारंट जारी किया जाता है और किस में नहीं जारी किया जाता है, ये भी पहले मैं आपसे पूछ चुका हूँ। पीछे प्रश्न आएंगे तब हमारे और कवर हो जाएंगे। 2 चीज़ें सोचना, विचार करना। सोचेंगे, विचार करेंगे, 10 मिनट बाद हमारे आंखों के सामने ही होगी। इसके अलावा तामील करना, हुक्म की तामील और संबंधित सभी बातें निष्पादित करना, शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करना, पूछताछ और साक्ष्य रिकॉर्ड करना, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपील और अन्य कार्रवाई करना सम्मिलित है। कुछ बात नहीं है, सीधी सीधी एक छोटी छोटी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सुनवाई और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। इसमें समन करना शामिल है, दस्तावेज मंगाना शामिल है, वारंट, अरेस्ट वारंट जारी करना शामिल है। आप जब आरपीएससी देखते हो, आरपीएससी का जो विज्ञप्ति आती है जिसमें भी नीचे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटली वेरीफाइड लिखा होता है, हरे रंग का टिक लगा होता है, उन सभी को डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल कर दिया, तो वही बात है और कुछ भी नया नहीं है। समन की इलेक्ट्रॉनिक तामील, वही बात की गई, एन्क्रिप्टेड प्रारूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान में इलेक्ट्रॉनिक सामान डिजिटल हस्ताक्षर की छवि सम्मिलित होनी चाहिए, या आप नोटरी करा दे तो भी ई हो जाती है। बस पीछे पढ़ लेना, काम की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें शामिल कर ली गई है। अभी तक हमने जो पहली पीपीटी है जिसमें जो जो काम की बातें थी वो ये है कि क्यों जरूरत महसूस हुई, प्ली बार्गेनिंग, निर्भया केस, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहे थे तो जरूरत महसूस हुई कि यौन अपराधों के लिए दंड के प्रावधान बढ़ाए जाए। विचाराधीन कैदियों की हिरासत, 2 प्रावधान, आजीवन कारावास और एक से अधिक अपराध में विचाराधीन हो। डिजिटल उंगलियों के निशान व फिंगरप्रिंट, फिंगर इंप्रेशन या हाथ के निशान जो जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया उससे भी लिए जा सकते हैं। मेडिकल जांच के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी कह देगा, एएसआई लेवल का कोई अधिकारी होगा तो एएसआई लेवल का अधिकारी अपराधियों के नाम, पते व संबंधित सभी जानकारी रखेगा। 7 साल से अधिक का कोई मामला है तो उसके लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, मैग्नेटिक टेप क्या होती है,
या समन की इलेक्ट्रॉनिक तामील। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आप किसी को वारंट भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी कोई दस्तावेज मंगवाए जा सकते हैं, फैक्स किए जा सकते हो। संबंधित सभी बातें लिखी है कि इलेक्ट्रॉनिक समन में न्यायालय की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि सम्मिलित होनी चाहिए। कि आप कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो कहीं यहाँ से किसी कोर्ट में या किसी मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें कोर्ट की सील और इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल वेरीफाइड हरे कलर के सिग्नेचर होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। यही हमने इसमें देखा था। हमारी पहली पीपीटी लगभग लगभग समाप्त हो गई। विक्टिम पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है कि पीड़ित की वो सुरक्षा दी जाएगी, पीड़ित के बारे में सोचा जाएगा, ह्यूमन राइट्स की बातें हैं। वही सब बोल बच्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारा एक न्यायालय का स्ट्रक्चर है जो बताया गया है कि किस प्रकार से कोर्ट की एक ऑर्डर है कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, उसके बाद सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय है, मेट्रोपॉलिटन जो 10 लाख से ज़्यादा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं उनके लिए मेट्रोपॉलिटन बनाया गया। ये होता है सिविल मामलों के लिए, ये होता है क्रिमिनल मामलों के लिए। इसमें मजिस्ट्रेट, एसडीएम व तहसीलदार भी शामिल है और स्पेशली अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट शामिल है। इसमें फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट और सेकंड ग्रेड मजिस्ट्रेट, ये सब हम पॉलिटी में वैसे भी पढ़ते हैं, आप सभी को पता होगा, बस एक फोटो लगी हुई तो बता दिया। कुछ क्वेश्चंस है जो देख लीजिएगा, हालांकि ये वाला इसका आंसर 25 दिसंबर होगा। एनसीईआरटी में पता नहीं 20 दिसंबर क्यों लिख रखा है, मैंने तो खूब जांच पड़ताल की। इसका आंसर 25 दिसंबर ही होगा। एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का पूरा नाम होता है। सिंपल सी बात है कि एफआईआर स्टैंड्स फॉर प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है? हर बार इतनी बार क्वेश्चन देख लिया हमने। ईएफआईआर का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमने ईएफआईआर के बारे में पढ़ रही कि धारा 173 के अंतर्गत प्रावधान है या अन्य अन्य तरीके से प्रावधान दिए गए हैं। जीरो एफआईआर का क्या मतलब होता है? जीरो एफआईआर भी हमने देख ही लिया कि ऐसी एफआईआर जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, संज्ञेय अपराधों के लिए होती है। अब संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? कि संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वही संज्ञेय अपराध होंगे जिनमें बिना वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किया जा सकता है। और असंज्ञेय अपराध क्या होंगे? जिनमें पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है। अब मैंने एक सवाल पूछा था कि वारंट क्या होता है? सरकार का कोई अधिकारी, सरकार ये किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया रिट या आदेश। इसके अलावा सीआरपीसी की जगह कौन सा नया कानून लाया गया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और वारंट कौन जारी कर सकता है? तो पुलिस अधिकारी। वारंट क्या होता है? तो किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया रिट का आदेश, रिट और ऑर्डर इशूड बाई सम अथॉरिटी। अब हम इसी के अंदर दो चार कुछ प्रावधान चेंज हुए वो देख लेते हैं, बाकी अगली कक्षाओं में देखते रहेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर आईपीसी में जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ मुख्य परिवर्तन जो धाराओं में हुए हैं उन्हें हम याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा मुख्य मकसद होता है कि आपको याद करा दी जाए चीज़ें, जिससे घर पर हम जब कब पढ़े तो हमें कम मुश्किल का सामना करना पड़े। ये सभी चीज़ें आपको दिख रही होगी। और हमने ये कानून पढ़ लिया है आईपीसी, ये हम पढ़ रहे हैं और ये हमें पढ़ना है। फिलहाल बात ऐसी है कि हमने देखा कि इसमें 511 धाराएं हुआ करती थी, आज 358 धाराएं हैं। पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 500 484 धाराएं थी, आज 531 धाराएं हैं। 531 धाराएं हैं, पहले 484 धाराएं हुआ करती थी, आज 531 धाराएं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि अब 170 धाराएं हैं, पहले 167 धाराएं हुआ करती थी। तो ये छोटी छोटी बातें की पूछ ले कि कितना क्या चेंज हुआ। तो भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, जो पहले 511 धाराएं हुआ करती थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, जो पहले 484 धाराएं हुआ करती थी। और भारत इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराएं थी, आज 170 धाराएं हैं। ये संबंधित छोटी मोटी कुछ बातें हैं जो हमने देखी है। और इसके अलावा कुछ हम अमेंडमेंट भी देख लेते हैं कि कितने वर्ष की सजा क्या हुई। या फिर हमने देखा था कि राजद्रोह था, जो पहले धारा 124 ए में था, सेडिशन राजद्रोह, आज वो धारा 152 में है। ये तो हमने याद कर लिया।
परंतु मर्डर संबंधित प्रावधान कि किसी का खून हुआ है या मर्डर हुआ है जो पहले धारा 302 में हुआ, 302 में हुआ, आज 101 में हो गया। अब 101 याद करना तो आसान है कि खून किया है या फिर भगवान को 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं तो 101 तो शुभ का आंकड़ा तो वैसे ही याद हो जाता है। तो 302 पे पहले मर्डर था, अब 101 में मर्डर का सेक्शन हो गया है भारतीय न्याय संहिता में। हालांकि 101 तो शुभ का आंकड़ा है, लेकिन मर्डर से संबंधित बातें शुभ की नहीं है। हमारे काम के बाद ऐसे 124 से 152 हो गया। मर्डर संबंधित बात जो पहले 302 में थी आज वो 101 में है। और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कार्य, हमने ये देखा था कि महिला संबंधित बात 78 63 से 78 तक की गई थी। तो 64 में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात इस बार भारतीय न्याय संहिता में है। पहले ये धारा 354 में हुआ करती थी। धारा 354 से 74 हो गई है। पहले आईपीसी में 354 में किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने संबंधित प्रावधान थे जो धारा 74 के अंतर्गत है। हमने देखा कि रेप संबंधित बातें भी देखी तो सेक्शन 376 में रेप संबंधित बातें आईपीसी में थी, आज ये 63 में हो गई, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि 65 से 73 तक या 63 के आसपास भी रेप संबंधित प्रावधान होते हैं। इसके अलावा अनलॉफुल असेंबली धारा 144, धारा 144 लागू कर दी कि भाई कलेक्टर साहब ने धारा 144 घोषित कर दी है, एसडीएम साहब ने धारा 144 घोषित कर दी गई है। तो उन संबंधित सभी बातें की अनलॉफुल असेंबली जो अब धारा 189 या फिर बलवा करना जो पड़ा था वो धारा 189 हो गई। और 420, पहले 420 थी ना कि कहता था कि ज्यादा 420 मत कर। 420 मतलब होती है धोखाधड़ी। कोई किसी के खिलाफ धोखा देता है तो उसे पहले आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत वर्णित कर रखा था, आज वो धारा हो गई है 318। सीधी बात है, 420 में से 102 माइनस कर लेना, अपना काम हो जाएगा। अपन ने वैसे याद कर लिया, शुभ का आंकड़ा 101 है जिसमें खून करना हो गया है। 124 ए से 152 हमने को पहले ही याद था। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना में पहले ही पढ़ दिया कि महिलाओं संबंधित बातें सब कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो महिलाओं गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात धारा 74 में है जो पहले धारा 354 में थी। रेप संबंधित सभी बातें पहले धारा 376 में थी, आज रेप संबंधित बात धारा 63 में है। याद रखने की धारा 63 क्या है, धारा 74 क्या है, धारा 101 क्या है, धारा 152 क्या है, धारा 318 क्या है, धारा 358 420, 420 मतलब धोखाधड़ी करना जो पहले 420 में था धारा 420 में, आज 318 में है। इसके अलावा हमने जब अनलॉफुल असेंबली की बात की इकट्ठा हो जाते हैं लोग तो धारा 114 के अंतर्गत या सॉरी धारा 144 लगा दी जाती है, तो आज वो धारा 144 धारा 189 के अंतर्गत कन्वर्ट हो चुकी है, ये हमने याद रखना है। तब हमने देखा कि धारा 124 एक ही जगह धारा 152 आ गई है। तो धारा 124 में क्या है, तो धारा 124 में है एसिड अटैक, कि कोई व्यक्ति किसी महिला या कोई पुरुष के खिलाफ एसिड फेंक देता है तो वो धारा 124 के अंतर्गत कवर आएगा। हालांकि मैं भी बता दूं कि अगर किसी ने एसिड फेंका तो उसकी हथकड़ियां बांध कर ही ले जाया जाए, क्योंकि एक हीनियस क्राइम है, घृणास्पद या फिर घिनौना काम है। आपने देखा कि 302 में मर्डर था, अब 302 में क्या है, तो किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना भी एक खून ही है, किसी की धार्मिक आस्था का खून करना। पहले व्यक्ति का खून धारा 302 में था, अब धार्मिक आस्था का खून करना धारा 302 में है। धारा 120 में क्या है, एसिड अटैक। अब मर्डर किस में है, 101 में। 420 अब किस में है, 420 से 102 कटा दिए 318 में। धारा 144 किस में है, बलवा करने वाली धारा में, धारा 189 में। इसके अलावा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना धारा 74 में, रेप संबंधित बातें धारा 63 में। या फिर हम देखते हैं कि जब हम कहते नहीं कि भगवान दोष देगा या संबंधित सभी बातें कि ये काम नहीं करोगे तो भगवान दोष देगा, वो संबंधित सभी बातें धारा 354 के अंतर्गत आती है। और अब 144, पहले धारा 144 तो थी कि 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लाठी लेके नहीं आ सकते या भीड़ नहीं आ सकती। अब धारा 144 में क्या लिखा गया, अब धारा 144 में लिखा गया कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, जो जिस किसी व्यक्ति को मानव तस्करी की गई है अगर उसका हम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, उसका हम परेशान करेंगे तो वो धारा 144 में आएगा। अभी तक हमने गिनती चुनती की धारा पढ़ी है, उन धाराओं में ऐसी बात है कि पहले धारा 144 हुआ करती थी, आज वो धारा 189 हो गई। पहले की धारा 144 में आज के समय जो मानव तस्करी हुई है उस व्यक्ति को परेशान करना प्रताड़ित करने संबंधित सभी बातें हैं। पहले धारा 124 ए में राजद्रोह संबंधित बातें थी जो आज धारा 152 में वर्णित है, और आज धारा 124 में एसिड अटैक संबंधित सभी बातें हैं। पहले धारा 302 में मर्डर संबंधित बातें थी जो अब शुभ के आंकड़े धारा 101 में है। आज के समय में धारा 302 में
रिलीजियस फीलिंग्स का हनन करना धारा 302 के अंतर्गत आता है। हमने 400 बीसी देखी थी जो आज धारा 318 में लिखी हुई है। इसके अलावा हमने रेप संबंधित प्रावधान देखे थे जो पहले धारा 376 में थे और आज धारा 63 के अंतर्गत आते हैं। हमने इसके अलावा धारा 354 देखी थी जो अब महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें थी, वो अब धारा 74 के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जीरो एफआईआर संबंधित बातें हमने देख ही ली है। एफआईआर, ये जीरो एफआईआर संबंधित बातें वही है कि किसी भी पुलिस थाने में जाकर आप केस दर्ज कर सकते हो, वह संज्ञेय अपराध होना चाहिए बस। और उसमें ये कंडीशन है कि पुलिस को इमीडिएट रिस्पॉन्स या इमीडिएट हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, जिसके लिए जीरो एफआईआर किया जा सकता है। एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या अंतर है? आमतौर पर एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ हो, हालांकि जरूरी गंभीर संज्ञेय अपराध जैसे कि रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया आदि में समय बर्बाद से बचने के लिए आप किसी भी पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो। उसे जीरो एफआईआर कहेंगे और इसे एफआईआर कहेंगे। इसके अलावा हमने कुछ और बातें भी देखनी है कि सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हमने इसमें भारतीय न्याय संहिता तो पढ़ी ली है। भारतीय न्याय संहिता हम देखते हैं तो भारतीय न्याय संहिता में हम पाते हैं कि कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, जैसे कि राजद्रोह संबंधित बातें हटाई गई है। सेडिशन, राजद्रोह संबंधित बातें, या जिस अवयस्कों से बलात्कार या छोटे बच्चों से बलात्कार के लिए डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड के प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। सामुदायिक सेवा संबंधित प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। उसी प्रकार सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 का था, आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है। उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। टाइम बाउंड जजमेंट दिया जाएगा, मतलब 30 दिन के अंतर अंतर जज को निर्णय देना होगा। 30 दिन कौन सा? 30 दिन की दो वर्ग है, पहला और दूसरा। दोनों के वकीलों ने अपनी अपनी दलील दे दी। फिर जज साहब कहते हैं कि फलानी फलानी तारीख को हम डिसीजन सुनाएंगे। जज साहब ने कह दिया कि फलानी फलानी तारीख को डिसीजन सुनाएंगे। अब फलानी फलानी तारीख कभी भी हो सकती है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के 30 दिन के अंतर अंदर जज साहब को अपना निर्णय सुनाना होगा। याद रखना है कि कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर। प्रश्न पूछा जा सकता है, 30 दिन याद रखना। उसके अलावा वही बात है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी कि जिस किसी महिला के खिलाफ रेप संबंधित वारदात हुई है, छेड़खानी संबंधित वारदात हुई है, तो ये लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि उस महिला को बार बार कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में नहीं लाया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाया जाएगा और उस वीडियो को एविडेंस के तौर पर यूज किया जाएगा। इस वीडियो में वो महिला अपना स्टेटमेंट देगी और बार बार महिलाओं की गरिमा को ठेस न पहुंचाते हुए उसे किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी भी कोर्ट में बार बार बुलाया नहीं जाएगा। तो वही संबंधित सभी बातें हैं और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसीडिंग की संबंधित बातें हैं। अगली चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे, पर आज हमने कुछ गिनती जनती की चीजें पढ़ी, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने आज पढ़ा कि आखिरकार भारत की नागरिक सुरक्षा संहिता की जरूरत महसूस क्यों हुई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि 1973 से 2023 तक लगातार बदलाव हो गए थे। पहले इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन नामक साधन थे नहीं। आज इंटरनेट है, आज मोबाइल फोन है, तो अपराध भी बढ़ गए, अपराध की कैटेगरीज भी बढ़ गई है। इसके अलावा जब 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग संबंधित प्रावधान ऐड कर दिए थे, तब भी जरूरत महसूस हुई। और निर्भया जैसे अपराध या फिर अभी कोलकाता में रेप केस हुआ था, इन संबंधित सभी चीजों को देखते हुए हमने महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल हेरेसमेंट हो रहे हैं उसके प्रावधानों को कड़ा करने की जरूरत महसूस हुई। इसके अलावा भी दो तीन छोटी मोटी बातें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह बातें हो गई। हमने जब देखा था कि फोरेंसिक जांच के लिए क्या क्या है, तो 7 साल से अधिक का कोई भी केस जिसमें दंड का प्रावधान 7 साल से अधिक का हो तो फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। हमने ये भी देखा कि जो भी हिस्ट्री शीटर है या जिस भी अपराधी के खिलाफ कोई जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो एएसआई लेवल का एक पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो प्रत्येक जिले में और प्रत्येक पुलिस थाने में होगा, जो डिजिटल रिकॉर्ड के द्वारा उस अपराधी के नाम, पते और संबंधित उसके आसपास की सभी चीज़ों की जानकारी रखेगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फिंगरप्रिंट्स के या अंगुलियों के निशान या आवाज़ के सैंपल किसी भी व्यक्ति द्वारा लिए जा सकते हैं, चाहे वह गिरफ्तार हुआ हो या नहीं हुआ हो। हमने ये भी देखा था कि मेडिकल जांच के लिए पुलिस अधिकारी ही बोल सकता है कि मेडिकल जांच के लिए सजेशन दे सकता है। हमने ये भी देखा था कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत में, वैसे तो हिरासत की अवधि काउंट की जाती है लेकिन दो केस में नहीं की जाती। एक तो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो और दूसरा उस व्यक्ति को एक से अधिक अपराध में उसकी कार्रवाई लंबित हो। इसके अलावा हमने ऑडियो विजुअल संबंधित सभी परिभाषाएं देखी थी और कुछ प्रश्न देखे थे। हमने जीरो एफआईआर और एफआईआर में क्या अंतर है वो देखा। हमने ये देखा कि 30 दिन के अंतर अंदर किसी भी जज को अपना निर्णय सुनाना होगा। हमने ये देखा कि किसी महिला को उसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी। हमने ये भी देखा कि कितनी धारा इस
अधिनियम के अंतर्गत है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 484 धाराएं थी, आज 531 है। जिस प्रकार हमें 358 याद है, हमें यह भी याद होना चाहिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धाराओं की संख्या बढ़ गई है। पहले जहां 484 484 धाराएं ही हुआ करती थी, आज धाराओं की संख्या है 531 531। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराएं हुआ करती थी, आज के समय 170 है। हालांकि एनसीईआरटी में 166 धारा ही लिख रखी है, तो हमें 166 भी याद होना चाहिए कि पहले 166 धाराएं थी, हालांकि ऑफिशियल 167 है, पर एनसीईआरटी में लिखा होता हूं मैं। एनसीईआरटी के एरर को भी सही मानना होता है वैसे तो। हमने ये भी देखा कि राजद्रोह संबंधित प्रावधान जो पहले धारा 124 ए में थे, आज वह धारा 152 में है। उसके अलावा हमने मर्डर संबंधित प्रावधान देखे कि धारा 302 में मर्डर संबंधित प्रावधान थे, पहले थे, जो आज धारा 101 के अंदर है। शुभ का आंकड़ा पहले 302 में थे, आज 101 में। आज 302 में क्या है? आज 302 में किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना। पहले 124 में राजद्रोह था, आज 124 में एसिड अटैक है। हमने जब 400 बीसी देखी थी, तो 400 बीसी पहले 400 बीसी थी, आज वो धारा 318 है। इसके अलावा रेप संबंधित प्रावधान जो पहले धारा 376 में थे, आज रेप संबंधित प्रावधान धारा 63 के अंतर्गत है। किसी भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना पहले धारा 354 में था, आज वह धारा 74 में है। यही संबंधित सभी बातें हमने देखी थी। एक धारा 144 भी देखी थी, जो धारा 144 आज धारा 189 में है। आज हमने कुछ छोटी मोटी चीजें देखी है, परंतु जब आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी। जहां तक हमने पढ़ा है, जहां तक पहली बार प्रश्न आए हैं, उस जगह तक की पूरी रीडिंग आप मार लेना। उसके बाद के जो प्रावधान है हम पढ़ेंगे, उसके आगे का आप अभी मत पढ़िएगा, क्योंकि कुछ चीजें समझ में आएगी नहीं और कुछ चीजें समझ में आएगी। हमने उस 3 या 4 पेज की जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें से 1 डेढ़ पेज के बारे में चर्चा की है। बाकी का जो 1 पेज है वो सिर्फ पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाए तो उसे यहाँ यूट्यूब पे खड़ा होकर पढ़ाने का कोई मतलब मैं समझता नहीं हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको कोई उस पीडीएफ में समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली वीडियो की शुरुआत में उसे समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।